अस्सलाम वालेकुम, इट्स डॉक्टर हसनैन हियर। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है फिलाइन पैनल्यूकोपिनिया वायरस। ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वायरस है जिससे कैट्स सफ़र करती हैं और सबसे ज़्यादा जो मोर्टेलिटी होती है कैट्स में और किटन्स में ख़ासकर तो वो इसी वायरस की वजह से होती है। अगर हम सिंपल बेसिक साइंस में बताऊँ तो इसमें ये है कि एनिमल जो है कैट्स में वॉमिटिंग इसको होगी, डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगी साथ में और उसके साथ-साथ हाई फ़ीवर होगा और एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो आ जाते हैं इसकी एटियोलॉजी के ऊपर। इसका जो कॉज़ेटिव एजेंट है उसका नाम है फिलाइन पैनल्यूकोपिनिया या फिलाइन पार्वोवायरस, ठीक है? और ये रिलेटेड है मिंक एंथराइटिस वायरस के साथ। अच्छा, अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो ये जो वायरस है ये अटैक करता है बोन मैरो पे, लिम्फोइड टिश्यू पे और साथ इंटेस्टिनल एपिथेलियम पे। अब बोन मैरो में क्या कि बोन मैरो जो है ये डब्ल्यूबीसीज़ हो गया, आरबीसीज़ की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है और मैंने पहले बताया कि ये जो वायरस है ये इसमें क्या इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और साथ में जो लिम्फोइड टिश्यू है ये उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है? और लिम्फोइड टिश्यू ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और डब्ल्यूबीसीज़ के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। इसके साथ-साथ ये इंटेस्टिनल एपिथेलियम को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से डायरिया एनिमल में होता है, वॉमिटिंग वगैरह और ये साइंस हमें शो होते हैं। दूसरा ये है कि जो प्रेग्नेंट क्वीन्स हैं, जो प्रेग्नेंट कैट्स हैं, अगर ये वायरस उनको अफेक्ट करता है तो उसमें ये हमने देखा गया है कि उसमें मम्मीफिकेशन हो जाती है, ठीक है? जो फीटस है वो बिल्कुल अंदर ही अंदर उसकी डेथ हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है? उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और उसके साथ-साथ जो है इसमें एबॉर्शन हो जाती है, ठीक है? और स्टिल बर्थ भी इसमें होती है। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल साइन्स एंड सिम्पटम्स की, तो सबसे पहले इसके अंदर हाई फ़ीवर होगा। एनिमल को 104 से लेकर 107 तक फ़ीवर होगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ एनिमल बिल्कुल डल होगा, लेथार्जिक होगा, एनोरेक्सिक होगा, उसकी एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगी। और जो मेन साइन है इसमें वो वॉमिटिंग है और वॉमिटिंग जो है हम देखते हैं कि ये बिलियस फॉर्म में होती है, मतलब कि जो बाइल होता है बॉडी के अंदर, जो स्टमक के अंदर, तो मोस्टली कैट्स क्या करती हैं जब वॉमिट करती हैं तो इसी बाइल को ये बाहर थ्रो करती हैं। येलोविश कलर में वॉमिटिंग होगी, ठीक है? और वॉमिटिंग के साथ-साथ इसमें डायरिया होगा। अभी डायरिया की बात की जाए तो डायरिया जो है बड़ा एक फाउल स्मेली डायरिया होगा, स्टिकी होगा, ठीक है? और येलोविश इन कलर होगा। साथ-साथ चूँकि वॉमिटिंग भी है, डायरिया भी है, तो इसमें डिहाइड्रेशन भी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? और एनिमल के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी। और इन सीवियर केसेस में इसमें हम देखते हैं कि हेमोरेजिक डायरिया भी होता है। समटाइम्स जो है डायरिया में ब्लड भी आएगा और इंटेस्टिनल जो ल्यूमेन है साथ-साथ वो भी उसकी भी स्लफिंग होती है, ठीक है? तो डायरिया के साथ स्लफ्ड आउट टिश्यू है वो भी हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और जब हम एनिमल को पल्पेट करते हैं, उसके एब्डोमेन को पल्पेट करते हैं, तो जैसे ही हम पल्पेट करते हैं, तो एनिमल उसी टाइम वॉमिट कर देता है, ठीक है? और साथ-साथ हमें ये फ़ील होगा कि इंटेस्टाइन जो अंदर से है, उनके इंटेस्टाइनल जो लूप्स हैं, वो अंदर से सूजी हुई हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक क्लिनिकल साइंस थे और अगर हम बात करें डायग्नोसिस की कि हमने इसको कैसे डायग्नोज़ करना है, तो पहली चीज़ है क्लिनिकल साइन्स एंड सिम्पटम्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन। और दूसरी जो चीज़ है उसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, ठीक है? तो ये एक ब्लड टेस्ट है। अब ब्लड टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि चूँकि ये इम्यून सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को ये टारगेट करता है, तो जो इम्यून सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए या लिम्फोसाइट्स, तो बॉडी के अंदर उनकी शदीद कमी हो जाएगी, ठीक है? जिसकी वजह से न्यूट्रोपिनिया न्यूट्रोपिनिया काज़ होगा और लिम्फोपिनिया हम हमें देखने को मिलेगा। ओके, जो थर्ड पॉइंट है वो है इम्यूनोक्रोमैटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ये रैपिड किट टेस्ट है। इसमें क्या होगा कि हम एक सैंपल लेते हैं फेसेस का या डायरिया का, ठीक है? और वो जो है हम उसको टेस्ट करते हैं इस किट टेस्ट के ऊपर। तो और उससे हम ये आइडिया होता है कि अगर एंटीजन जो है, ये जो वायरस है, अगर डायरिया में होता है, तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है जिसका मतलब है कि टेस्ट पॉज़िटिव है
और फ्लाइंग पैनल्यूकोपिनिया के लिए ये एनिमल जो है ये पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, तो चूँकि ये एक वायरस है, तो वायरस को हम किल नहीं कर पाते। तो वायरस तो इस तरह की इन्फेक्शन को जो हम सिम्प्टोमेटिकली हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि एनिमल को हाई फीवर है, तो हमने साथ-साथ उसको एनसेड्स देने हैं, एंटीपायरेटिक्स देने हैं, ताकि उसका जो फीवर है कम हो जाए। और साथ-साथ चूँकि यहाँ पे काफ़ी हद तक वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो एनिमल डिहाइड्रेट हो जाता है काफ़ी। तो हाइड्रेशन को कवर करने के लिए हम इसको फ्लूइड थेरेपी करते हैं, आईवी फ्लूइड लगाएँगे। जैसे कि सबसे जो बेस्ट है इसमें रिंगर लैक्टेट है, आरएल सॉल्यूशन है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम इसको वो इन्फ्यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ हम इस एंटी एमेटिक्स देंगे, चूँकि वॉमिटिंग हो रही है, जैसे उसमें ओंडानसेट्रॉन हो गया या मेटोक्लोप्रामाइड हम ये यूज़ कर लेते हैं। और डायरिया के लिए भी हम कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देंगे। अच्छा, इसमें फिर क्या होगा कि एनिमल चूँकि बड़ा लेथार्जिक है, उसमें एनर्जी नहीं होती, तो हम साथ में मल्टीविटामिन्स देते हैं, ग्लूकोज़ देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ठीक है? ताकि जो भी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी हो रही है, हम उसको साथ-साथ कवर करते जाएँ। और हम इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं 3rd जनरेशन की। अभी एंटीबायोटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये तो वायरस है, तो ये हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है? ज़ाहिर बात है हम वायरस को किल नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि इस टाइम जब एनिमल का इम्यून सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, तो वो अफ़ेक्ट करते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ-साथ जो है हम एंथेलमेंटिक्स यूज़ करते हैं, मतलब कि जो डिवर्मर्स होते हैं, जो इंटेस्टिनल वर्म्स हैं, उसको कवर करने के लिए हम साथ-साथ एनिमल की डिवर्मिंग भी करते हैं। तो इस कंडीशन में जो रिकमेंडेड ड्रग है उसका नाम है फेनबेंडाज़ोल। तो हम मोस्टली फेनबेंडाज़ोल देते हैं 50 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन की, ऑल फॉर्मेटिज़, ठीक है? जैसे कि फीडिंग बाउल्स हो गए, ड्रिंकिंग बाउल्स हो गए, या जो क्लॉथिंग है, जो मतलब जो कपड़े हमने पहने हुए हैं या शूज़ हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के ज़रिए जो हम जो वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश क्या करें कि जब भी आप किसी अफ़ेक्टेड या डिज़ीज़्ड एनिमल के पास आप जाएँ, तो उसके बाद आप हेल्दी एनिमल के पास ना जाएँ, वरना आप वायरस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये वायरस कहाँ-कहाँ से शेड होता है? और ये ऑल सेक्रेशंस, बॉडी की जितनी भी सेक्रेशंस हैं, उससे वायरस की शेडिंग होती है, और क्योंकि ये इंटेस्टिनल वॉल को इफ़ेक्ट करता है, तो ये मोस्टली इसकी जो शेडिंग है, ये डायरिया के ज़रिए होती है, ठीक है? और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि ऐसी कैट्स जो कि इस इन्फेक्शन से सर्वाइव कर जाती हैं, जो कि सर्वाइवर्स होती हैं, ठीक है? अपैरेंटली वो बिल्कुल हेल्थी होंगी देखने में, उनकी एपेटाइट वगैरह ठीक होगी, स्टूल भी ठीक होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 6 वीक्स तक जो ये वायरस है वो अपने स्टूल में शेड करती हैं, ठीक है? तो कोशिश करें कि आप ऐसी कैट्स को जो कि सर्वाइवर्स होती हैं, उनको अपनी हेल्थी कैट्स से, हेल्थी किटन से दूर रखें, और साथ-साथ जो आपके हेल्थी कैट्स हैं, उनको आप जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएँ। बात करते हैं डिसइन्फेक्शन के ऊपर, ताकि मज़ीद ये वायरस अगर आपके घर में आ गया है, तो दूसरी कैट्स से आप उसको कैसे बचाएँ? तो इसमें कुछ डिसइन्फेक्टेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, और जो कि इस वायरस को किल कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं ब्लीच, ठीक है? फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है? तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, ये आप एज़ ए डिसइन्फेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं घर पे। बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर, तो जो प्रिवेंशन है वो इसकी सिर्फ वैक्सीन है, ठीक है? तो अपनी किटन्स को लाजमी वैक्सीनेट कराएं जैसे ही वो 45 डेज़ की हो जाए। तो 45 डेज़ के बाद उनकी फर्स्ट वैक्सीन होती है, 21 डेज़ के बाद बूस्टर शॉट होता है, और जब ये 2 शॉट्स लग जाती हैं, तो फिर हम एनुअली उसको शिफ्ट करते हैं, और हर साल एक दफ़ा उसको हम वैक्सीन करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।